एनसीईआरटी रिव्यू में आज चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इसके पिछले 2 चैप्टर्स में हम भारत की जलवायु और भारत के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्लास 9 की भूगोल विषय की ये एनसीईआरटी है, जिसमें आज हम चैप्टर 5 का पूरा रिव्यू करेंगे। इस चैप्टर से हमें जानने को मिलेगा कि भारत में किस प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो पाई जाती है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जंतु हैं जो प्राकृतिक वनस्पतियों में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से अपने निवास स्थलों में पाए जाते हैं, और उन वनों के प्रकार में किस प्रकार की वर्षा में वो उगते हैं, किस प्रकार की ऊंचाई पर उगते हैं, इसके बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हम वन्य प्राणियों के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिस प्रकार से जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN ने जो काम किए हैं, उसके बाद में जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है या फिर नेशनल पार्क्स हो गए, उनको किस प्रकार से जीवों को संरक्षित किया गया है, वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है, भारत के क्या संरक्षण के प्रयास रहे हैं, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, किस प्रकार के हैं, और जो नेशनल पार्क्स हैं भारत में वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से हमें देखने को मिलेंगी, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से फॉरेस्ट का पेपर ऐड हो गया है UPPCS की परीक्षाओं में, तब से हमारे लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में जितनी भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने भूगोल विषय पर इतना जोर दिया और इतिहास के साथ इसे रखा, क्योंकि जो यह चैप्टर है या भूगोल का पूरा पूरा विषय है वो हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ में ऐड हो करके। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या कुछ जानने को मिलता है नए सिरे से। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पहली लाइन से ही कि जो हमारा भारत है वो दुनिया के जो 12 बड़े जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से एक है। हमारे यहाँ लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस कारण से देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। तो 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में हम एक हैं। 10वीं रैंक है हमारी पूरी दुनिया में 47,000 जातियों के पौधों के साथ में, और एशिया में हम 4थे स्थान पर आते हैं। तो हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। एशिया में हम 4थे स्थान पर हैं, पूरी दुनिया में हम टॉप 12 में हैं, अर्थात हम 10वें स्थान पर हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। अर्थात जो दुनिया में पाए जाने वाले फूल के पौधे हैं उनमें से 6% जो है वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक इत्यादि। तो हमारे यहाँ पे तमाम सारे ऐसे भी फूलों के पौधे हैं जिनमें फूल नहीं लगते, पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं। भारत में तकरीबन 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अचत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। उसमें एक ऑप्शन होता है धान का खेत। तो वो ऑप्शन इसका सही होता है, क्योंकि धान का खेत क्या है कि वो वनस्पति का भाग तो है परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत में बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो वनस्पतियों में और जीवों में जो विविधता के कारण क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धरातल की। धरातल में सबसे पहली चीज आती है वो होता है भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो धरातल का जिस प्रकार से स्वभाव है उसका प्राकृतिक वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। दूसरा कौन सा धरातलीय है वो है मिट्टी। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है।
मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप ऐसे फैक्ट के हिसाब से ये भी याद रख सकते हैं कि बलुई मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और बलुई मिट्टी पाई कहाँ जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, और डेल्टा क्षेत्र होता कहाँ है, नदियों के आसपास। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतों की ढलानों पर पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर मृदा की परत गहरी है। अब बात आती है जलवायु के बारे में। तो जलवायु में सबसे पहले आता है तापमान। प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनकी विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। तो वनस्पति की जो विविधता है और जो विशेषताएं वो किस पर डिपेंड करती हैं, एक तो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा डिपेंड करती है विंड के ऊपर अर्थात वायु के ऊपर। तो तापमान और वायु की जो नमी है उस पर डिपेंड करती है, जो मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करती है। हिमालय पर्वत की ढलान तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों में पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर के तापमान में गिरावट वनस्पति को पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। तो देखिए ऊंचाई ही एक स्टैंडर्ड है जो वनस्पति को क्या कर देती है, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। कौन, ऊंचाई। तो हाइट का भी बड़ा फर्क पड़ता है पौधों के प्रकारों पर, वनस्पतियों के प्रकारों पर। सूर्य के प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश और समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में क्या होते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं। तो किसी भी स्थान में सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका जो समय है वो उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर डिपेंड करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने से क्या होता है कि वृक्ष गर्मी की ऋतु में क्या होता है, तेजी से बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बारिश की, वर्षण के बारे में। तो भारत की लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जो पिछले चैप्टर में हम जलवायु में चर्चा इसके बारे में बहुत कर भी चुके हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो सामान्य सा एक कॉज है कि जहाँ पर बारिश अच्छी होगी वहाँ पर ज़्यादा सघन वन पाए जाएंगे। अब बात करते हैं वनस्पतियों के प्रकार के बारे में। यहाँ से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है, तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय परंतु पर्णपाती वन। सदाबहार और पर्णपाती में सिर्फ एक फर्क होता है, सदाबहार वन होते हैं जो हमेशा हरे ही रहते हैं, पर्णपाती वन एक मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, ये वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत अल्प मात्रा में होती है। फिर बात आती है पर्वतीय वनों की और मैंग्रोव वनों की, जो डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनमें एक एक करके हम एनालाइज करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वन हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, इन चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ में। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट तक सीमित है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके विस्तार की, कहाँ कहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में और तमिलनाडु के तट में। अगर आप भारत में वर्षा का वितरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम और तमिलनाडु ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक हैं। तो ऐसे में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वर्षावन अर्थात इन्हें वर्षा अधिक प्राप्त होती है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो यहाँ पर जाड़ा एक तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, दूसरे क्या है कि जो वर्षा है वो भी 200 सेंटीमीटर से अधिक है। अब बात करते हैं इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इनके जो वृक्ष होते हैं ये 60 मीटर या थोड़ा इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों का स्तर देखने को मिलता है। तो चूंकि ये वर्ष भर गर्म रहते हैं इसलिए यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, लताएं हैं वो उगाती हैं और इनकी ऊंचाई भी अलग अलग होती है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पत्तियां तो गिरती रहती हैं लेकिन इतना डिफ्रेंशिएट होता है पत्तों के गिरने में कि उनका हरापन जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है और ये वन हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं जैसे कि अबानूस है जिसको हम लोग एबोनी बोलते हैं, इसके अलावा महोगनी है,
रोजवुड है, रबड़ है और सिनकोना है। सिनकोना वही है जिससे कुनैन बनाई जाती है। तो ये सदाहरित वनों की बात हो गई। इन वनों में पाए जाने वाले जानवरों में अगर हम देखें तो हाथी है, बंदर है, लेमूर है, हिरन है, एक सींग वाला गैंडा जो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक वनस्पति की हम चर्चा कर रहे हैं। इस मैप के माध्यम से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जंगल में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेप्टाइल्स अर्थात रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए वन है। तो भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र पर फैला हुआ वन कौन सा है, तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्थात जो पत्ते गिरा देते हैं वो वाले वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां वर्षा क्या होती है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि जो सदाहरित वन थे वो कहाँ पर थे, जहां पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। इस प्रकार से वनों में शुष्क वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। देखिए अब जो बारिश तो दो तरीके से नहीं होती है, एक तो गर्मियों में भी बारिश नहीं होती है, वैसे सर्दियों में भी बारिश नहीं होती। इस प्रकार से जो पर्णपाती वन है वो भी दो प्रकार के पर्णपाती वन है। इनमें से एक है जो आर्द्र पर्णपाती वन है और दूसरे जो है वो कैसे हैं, वो नम पर्णपाती वन हैं। तो एक हो गए आर्द्र पर्णपाती, दूसरे क्या हो गए शुष्क पर्णपाती वन। इसमें क्या होता है कि जिसमें जहाँ पर आर्द्र या नम पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। इनमें सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति। सागौन कैसा पेड़ है, सागौन है पर्णपाती वन। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, इस प्रकार व्यापारिक महत्व वाली अनेक प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है, चूंकि भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर विस्तृत है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो देखिए ये फर्क है शुष्क पर्णपाती वनों की अगर हम बात करें यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें आर्द्र या नम पर्णपाती वन की, तो इनमें वर्षा में अंतर है। यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, जबकि यहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है, 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम ये वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग में कृषि कार्य के प्रयोग हेतु वनों को साफ कर दिया गया है और कुछ भागों में क्या होता है, पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह हो गया, शेर है, सुअर, हिरन, हाथी, इस प्रकार से विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। अब बात आती है कटीले वन एवं झाड़ियाँ। तो जहाँ पर भी कटीले वन और झाड़ियाँ दिखे वहाँ पर वर्षा तो बहुत कम हो रही होगी। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा क्या हो, जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम हो। अभी जो मिनिमम बात चल रही थी वो 70 से 100 सेंटीमीटर की बात चल रही थी जहाँ पर शुष्क पर्णपाती वनों की। लेकिन जब 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाती है तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो देश के उत्तर पश्चिमी भाग का मतलब क्या हुआ, इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसके अलावा अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गए। ये तमाम सारे जो एरिया हैं ये सम्मिलित किए जाते हैं कौन से वनों में, कटीले वन तथा झाड़ियों में। अब बात करें तो जो अकासिया है, खजूर अर्थात जो पाम का है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यूफोरबिया है और नागफनी अर्थात कैक्टस जो कैक्टाई है वो हो गया, जहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष जो होते हैं क्या होते हैं, बिखरे होते हैं अर्थात करीब करीब नहीं होते। इनकी जड़ें लंबी तथा जड़ की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ तथा कटीले पादप पाए जाते हैं। तो जहाँ पर शुष्क भाग है वहाँ पर क्या पाया जाता है, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो कटीले पादप पाए जाते हैं। इनके जंगलों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रायः चूहे हैं, खरगोश है, लोमड़ी है, भेड़िया है, शेर है, जंगली गधा है, घोड़े हैं, ऊँट हैं, ये तमाम सारे जो जीव हैं ये पाए जाते हैं। अब बात हम करेंगे पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। तो
पर्वतीय वन में क्या होता है, पर्वतीय वन के कई प्रकार हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वनों के प्रकार बदलते चले जाते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार के अंतर को हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार से हम उष्ण कटिबंध से अर्थात भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए चले जाएं, तो जिस प्रकार से वनस्पतियों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ऊंचाई के हिसाब से परिवर्तन यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर कौन से वन है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की क्या होती है, प्रधानता होती है। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वृक्ष, जैसे आपका क्या होगा, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर इत्यादि। तो जो देवदार बहुत नाम सुनने में आता है, देवदार कहाँ पर पाया जाता है, तो देवदार शंकुधारी वृक्षों की श्रेणी में आता है, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। जबकि ओक हो गया और जो चेस्टनट हो गया, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये पर्वतीय वनों में ये हम देख सकते हैं 3 प्रकार, बहुत बढ़िया चित्र ये यहाँ पर बना हुआ है। ये अभी इसकी बात हम कर चुके हैं और इसकी बात हम कर चुके हैं। ये वन है 1000 से 2000 के बीच में, ये है 1500 से 3000 के बीच में वनों की बात। अभी 2 प्रकार के वन ये और हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो शंकुधारी जो वन है वो हमारे कहाँ पर पाए जा रहे हैं, वो हमारे पाए जा रहे हैं 1500 से 3000 के बीच की ऊंचाई में। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान कौन ले लेता है, अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अर्थात 3600 मीटर के बाद में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वहाँ पर अल्पाइन वनस्पति इसका जो स्थान है वो ले लेती है, कटिबंधीय वनों और घास मैदानों का। सिल्वर फर, जूनियर पाइन व पर्च जो बर्च है, इन वनों के मुख्य प्रकार हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट हम पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार कैसे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वृक्षों का आकार क्या होता है, छोटा होने लगता है। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जो घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। जनजातियों के बारे में आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। हिमाचल की और जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ की गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, जद्दा, ये सारी की सारी जनजातियाँ हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में फिर मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति ये सब पाई जाती हैं। इन वनों में प्राय यहाँ पर कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, ऑक्सबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वही रह पाएंगे जो जो जाड़े को सह पाने में सक्षम है, तो अर्थात बड़े बालों वाले जीव। मैंग्रोव वनों की अब हम बात करते हैं। मैंग्रोव वन का अर्थ होता है जल में डूबे हुए वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार और भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति हैं जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अपवाह तंत्र में इन सारी नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो एक बार जा करके आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, क्लास 9 के NCERT वाले में देख सकते हैं आप। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के सहायक नदियों को भी देख लीजिए के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसी के कारण यह एक मजबूत लकड़ी वाला वृक्ष होता है, इसी के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। नालियल, तार, क्योडा, एंगार के वृक्ष भी क्या होते हैं, यहाँ पर वेंगार के वृक्ष जो होते हैं इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप इन घने जंगलों में मिलते हैं। घड़ियालों के लिए ओलिव रिडले एक कछुआ है। कछुओं की अगर हम बात करें तो ओलिव रिडले एक कछुआ है। और जो भितरकनिका, इसके अलावा जो उड़ीसा के और तमाम सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और वहाँ पर जो उसका जो तटीय हिस्सा है वहाँ पर जो ओलिव रिडले कछुआ है उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी संपत्ति में भी भारत है वो धनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है, अर्थात 13% आप जो वर्ल्ड का है उसमें से जो पक्षियों की प्रजातियां हैं उसका 13% हिस्सा जो है भारत में पाया जाता है। यहाँ की मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। तो 12% जो है वो मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं।
कुछ औषधि महत्व के पादपों की अगर हम बात करें तो सर्पगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, अब तुलसी है। इसके अलावा कचनार है। अब तुलसी की कितनी बात चल रही है, कोरोना वायरस के दौरान जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। इम्यून सिस्टम बूस्टअप के लिए बहुत जाना जाता है तुलसी का औषधि महत्व का पौधा। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण एवं आर्द्र वन भागों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा एक अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल के असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन और थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। वहाँ पर तो एक कच्छ का पूरा रन भी है जो जंगली गधे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसको गैजल बोलते हैं, निम्नलिखित प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। बंदरों की भी हमारे यहाँ पर अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। जो भारत में जीव सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम है, सॉरी, जीव सुरक्षा अधिनियम है, वो 1972 में लागू किया गया, 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अब विश्व के कुछ प्राणी नीचे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ नाम नाम देख लेंगे, अब स्थिति आपको समझ में आती चली जाएगी। सबसे पहले है दाचीगाम, फिर राजा जी और कार्बेट दोनों उत्तराखंड में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, सरिस्का, केवला, देवघाना, रणथंभौर सारे के सारे राजस्थान में, शिवपुरी है, चंद्रप्रभा है, राजगिरी है, गोरामारू है, मानस असम में, काजीरंगा असम में। इस तरीके से फिर सिमलीपाल, चंदका, दमपारा, सिमलीपाल उड़ीसा में बहुत महत्वपूर्ण है, कान्हा, तदोबा दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। इसके अलावा कवाल है, पोचेरेम है, आटूनगरम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रंगा डिडू है ना, गुंडी है जिसको गुंडी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वेदांत थंगल है, बांदीपुर है बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, मुडू मलाई है, पेरियार है। ये तमाम सारे जो है नेशनल पार्क और पक्षी अभ्यारण्य है। गुजरात का जंगल, गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों का में मुख्य है अगर हम देखें तो। इसके अलावा और तमाम सारा देखें तो नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो जो घड़ियाल है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। भारत में अनेक रंगों के रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। तो काफ़ी रिच है भारत जो प्राकृतिक तौर से अगर हम विविधता में देखें तो इनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं। 18 जीवमंडल नीचे हैं, अर्थात जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। फटाफट इन्हें हम देख लेते हैं। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोक रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, देहांग दिमांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्या मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचान कमार, अमरकंटक, कच्छ। इसके अलावा ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान का मतलब है लद्दाख का हिस्सा, शेष अचलम और पन्ना। तो इनकी अवस्थिति राज्यों में भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर की तो आपको पता ही होगी, बाकी सबको एक बार आप रिव्यू कर लेंगे तो आपके लिए और इससे आसानी हो जाएगी तमाम सारी चीज़ों के लिए। तो 18 कुल मिलाकर के जीवमंडल रिजर्व हैं इस समय भारत में। 1992 में सरकार द्वारा पादपों के उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर था जिसके अंतर्गत हमें भारत में पाए जाने वाले जीवों के बारे में, उसमें से स्तनधारी प्राणी, पक्षी तमाम सारे, और वनस्पतियों के बारे में, वनस्पतियों के प्रकार के बारे में, इन चीज़ों के बारे में विशेष तौर से कुछ अच्छी जानकारी मिली है। अब इस चैप्टर को अगर हम वर्णमाल की भूगोल के साथ में या किसी और भी भूगोल की अच्छी किताब के साथ में कोरिलेट करके पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का बहुत मतलब निकल आएगा और तमाम सारे इससे प्रश्न जो हैं वो बन जाएंगे और हमसे चूकेंगे भी नहीं। बाकी जो वनस्पतियों के प्रकार हैं वो इसी चैप्टर में इनफ बता दिए गए हैं। बारिश के आधार पर जो और ऊंचाई के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है उसको समझने का प्रयास कीजिए आप, और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।